नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। दीपदान एकांकी को पूरी तरह से पढ़ लेने के बाद दीपदान से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीपदान एकांकी के घटनाक्रम को, कि दीपदान एकांकी में घटनाएं किस प्रकार से घटी। आप इसे दीपदान एकांकी की का सारांश भी कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं, या टाइमलाइन भी कह सकते हैं। आपकी किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ और किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ी और कैसे एकांकी की शुरुआत होती है और एकांकी किस प्रकार से अपना स्थान लेती है। तो चलिए इस क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कि एकांकी का घटनाक्रम किस प्रकार से रहा। तो आइए इस वीडियो में हम दीपदान एकांकी की टाइमलाइन, समरी या सारांश, जो कुछ भी आप कहना चाहें उसे कहिए, तो देखते हैं किस प्रकार से घटनाओं का क्रम रहा। तो चलिए दीपदान एकांकी का घटनाक्रम सबसे पहले देखेंगे आप। तो इसकी शुरुआत होती है दीपदान एकांकी में उदय सिंह का पन्ना धाय से मिलना और रूठना। आप देखते हैं कि जैसे ही दीपदान एकांकी में संवादों का प्रारंभ होता है, वैसे ही उदय सिंह पन्ना धाय का नाम लेकर के दौड़ता हुआ आता है और उसे पुकारता है, धाय माँ, और वहीं से एकांकी की शुरुआत होती है। और उदय सिंह धाय माँ से बार बार यह अनुरोध करता है, जिद करता है कि आप किसी तरह से आप चलिए, आप भी दीपदान देखिए, आप नाच गाना देखिए, लेकिन नहीं तैयार होती है पन्ना और ना ही उसे जाने देती है। तो इस पर वह रूठ करके उदय सिंह चले जाते हैं। तो ये पहली घटना होती है। दूसरी घटना उसके ठीक उदय सिंह के तुरंत जाने के बाद नुपुर नाद करते हुए किशोरी सोना का प्रवेश होता है। सोना जो राहुल स्वरूप सिंह की बेटी है, और उसके बाद सोना आती है नाच गान के बारे में, बनवीर के महिमा मंडन की बात करती है कि बनवीर कैसे है, और धाय माँ को यह कहती है कि तुम अरावली पहाड़ की तरह बन बैठी हो, तुम्हें और सभी दीपदान में भाग ले रहे हैं। और तो इन सब बातों को वो समझाती है, तो बताती है पन्ना को। तो पन्ना उसे समझाती है कि चित्तौड़ की भूमि रासरंग की भूमि नहीं है, यह भूमि है बलिदान की, देशभक्ति की। चित्तौड़ जौहर की भूमि है। इस तरह के राजरंग के त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। इसे तमाम बातें कह करके वो उसे समझाती है और अंत में वह एकदम शांत हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। दूसरी घटना होती है। तीसरी घटना में फिर चंदन का आगमन होता है, और चंदन आने के बाद कहता है कि सोना किस तरह से जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। तो इस तरह की चीजें बातें करते हैं और बताता है चंदन की किस प्रकार से सोना उदय सिंह को नाच गाने की ओर खींच रही है। उदय सिंह और सोना के बारे में तरह तरह की बातचीत करते हैं। उसी दौरान पन्ना पूछती है कि तुम किसे देखते हो, तो वहां पहाड़ी खरगोश का प्रसंग आता है। जमीन से आसमान तक धावा करने की बात करता है चंदन। इस तरह की तमाम बातें, और जागीरें जीतने की बात करता है। ये सब कहने के बाद फिर खाने के लिए पन्ना उसे भेज देती है, और जैसे ही चंदन जाता है वैसे ही चंदन के प्रस्थान के उपरांत तुरंत शामली का प्रवेश होता है। और शामली जब आती है तो उसे पन्ना को विक्रमादित्य की हत्या की सूचना देती है और उदय सिंह की हत्या की आशंका भी व्यक्त करती है। वह शामली बताती है पन्ना को कि आज की रात बनवीर अपने आप को पूरी तरह से महाराणा बना लेना चाहता है और वह निष्कंटक राज्य करना चाहता है। कुछ शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं एकांकी के, और वो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनका प्रयोग करता हूं जिससे आप बार बार एकांकी के से जुड़े रहे। तो चलिए बात करते हैं। विक्रमादित्य के हत्या की सूचना देती है और यह आशंका व्यक्त करती है कि बनवीर निष्कंटक राज्य करना चाहता है, इसलिए उदय सिंह का वध करने जरूर आएगा, उदय सिंह को मारने जरूर आएगा। और पन्ना को यह कहती है कि किसी भी प्रकार से हो पर उदय सिंह की रक्षा होनी चाहिए। शामली को यह बता करके कि शामली तुम जाओ, और पन्ना और शामली में वार्तालाप होता है कि सैनिकों ने क्यों नहीं कोई बात कही, वो क्यों नहीं उन लोगों ने
क्यों नहीं बताया कि उनको सैनिकों ने क्यों नहीं रोका, ये सब तमाम बातें, इस तरह की चीजें ये सब वो बताती है, ठीक है ना। तो और तो वो बताते हैं सैनिक सामंत सब मिल गए हैं इस तरह से। फिर उसके बाद इन सब बातों को जानने के बाद वह कहती है कि तभी दरवाजे पर कीरत आता है, और कीरत के प्रवेश के बाद कीरत से बात करते लगती है, और शामली को फिर वह भेजती है कि शामली जाकर पता लगा के आए कि कितने सैनिक किस दिशा में हैं, और कीरत के साथ बात करती है। कीरत को यह बताती है कि जीवन संकट में है उदय सिंह का। तो कीरत भी वो तैयार हो जाता है, और फिर बातें होती हैं, वो तलवार लेकर आने की बात करता है। तो फिर वो कहती है यहाँ पर शक्ति से नहीं युक्ति से काम चलेगा। तो उन्होंने पन्ना उदय सिंह को कीरत की टोकरी में सुला करके उसे बाहर भेज देती है, और इस तरह से ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। फिर अगले हिस्से में जैसे आप पहुंचते तो शामली आती है और बताती है कितने सैनिक किस दिशा में हैं। तब पन्ना से पूछती है कि पन्ना बताती है शामली को कि उदय सिंह की रक्षा हो गई। तो वो शामली भी बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है, किस प्रकार से उदय सिंह की रक्षा हो गई। तो वह उसे बताती है कि उसने कीरत बारी की टोकरी में उदय सिंह को सुला करके भेज दिया है। ये सब बातें सुनती है, और यह भी बताती है, बातचीत के दौरान यह भी बताती है कि अगर बनवीर के पूछने पर वह अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की शैया पर सुला देगी। तो यहीं पर तो उसकी इस बात को सुनकर के शामली बहुत व्यथित हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। कहती है कि किस तरह से एक माँ अपने पुत्र को अपने कर्तव्य निष्ठा के कर्तव्य की पूर्ति के लिए किस प्रकार से सीधा तलवार के नीचे रखने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो शामली कहती है मैं इसे सुन भी नहीं सकूंगी, ऐसा कहकर वो चली जाती है। तो फिर पन्ना तरह तरह की बातें, उसे उसका मातृत्व उमड़ता है, तरह तरह की बातें करती है। उसी दौरान चंदन फिर प्रवेश करता है। चंदन के पैर में चोट लग गई है, खिड़की से कूदा और उसको शीशा चुभ गया। तो फिर तमाम तरह की बातें होती हैं। वो चंदन कहता है कि उसकी शैया नहीं तैयार है, तो कहाँ सोएगा। तो वो कहती है कि उदय सिंह की शैया पर ही सो जाओ। तो उसे कहता है कि वह कहता है कि कोई काली छाया है और वह उसके पास आ रही है। तमाम बातें होती है। तब वो उसे तरह तरह के गीत सुना करके उसे सुला देती है, और चंदन सो जाता है। तभी बनवीर का उसके बाद प्रवेश होता है। बनवीर मद्यपान किए हुए है, नशे में है, और बनवीर आने के बाद पन्ना को तरह तरह का लालच देता है कि तुम्हें जागीर दे दी जाएगी, और तुलजा भवानी के मंदिर बनेगा, उसमें तुम्हारी पूजा होगी। तो इस तरह की बातें करते हैं। तो पन्ना एक कथन कहती है कि राजपूतनी कभी व्यापार नहीं करती, और या तो वह रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। तो इसकी इस बात को सुन करके बनवीर को तो नहीं अच्छा लगता। तो वो कहता है कि न तुम दोनों में से किसी एक पर नहीं चढ़ पाओगी। तो तमाम बातें होती हैं उसी दौरान। जब आवेश में आता है बनवीर, और चाहता है कि वो उसकी हत्या करे। जो शैया पर सोया हुआ है वो तो सोचता है उदय सिंह सोया हुआ है। तो पन्ना उसे भरपूर रोकने का प्रयास करती है, अपनी कटार से वार करती है, लेकिन उसके वार को वो अपने ढाल पर ले लेता है, और फिर से इस तरह से कोशिश करती है, लेकिन उसे दूर धकेल देता है, और उसकी आंखों के सामने ही उसके पुत्र का वध हो जाता है। और अंत में बनवीर धोखे से, उदय सिंह के धोखे में चंदन को मार देता है। और पन्ना उस समय जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है, और कमरे में दीपक जलता रहता है। तो इस तरह से ये एक दीपदान और हो गया। मारते समय बनवीर ये कहता है कि यमराज मैं आपको एक दीपक का दान करता हूँ। ऐसा कह करके यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान, ऐसा कह करके वो तलवार चलाता है। तो इस तरह से ये एकांकी खत्म हो जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बताई हुई बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी, और आपने इसे ठीक तरह से समझ लिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको पात्र और उसके चरित्र चित्रण के बारे में बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।